हाँ जी। तो बेटा ये वीडियो लेक्चर अपना है रिवीजन टेस्ट पेपर मई 23 के डिस्कशन के लिए। अब मई 23 अटेम्प्ट में जो रिवीजन टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है उसी का डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो अनसॉल्व हैं। बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हैं। अनसॉल्व एमसीक्यू भी बहुत सारे बच्चों ने पहले ही कर लिए हैं। केवल उनके नॉलेज के लिए मैं एक बार बता रहा हूँ कि प्लस माइनस कैसे किया जाता है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स के लिए। एक और चीज़ है, जब ये वीडियो डल जाएगी तो सभी लोग देखेंगे, एग्जाम से पहले जाने से पहले ज़रूर देख लेना। और जितने व्यू आएंगे ना उतने लाइक आने चाहिए। ये लाइक का बहुत कंजूसी है और लाइक के बिना काम चलता नहीं हमारा। तो आइए केस सिनेरियो क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। टीडीएस और टीसीएस का क्वेश्चन है और जिस प्रोविजन का ये क्वेश्चन है वो वही है जो मैंने कहा था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है 206C1H टीसीएस का सेक्शन, और एक है 194Q टीडीएस का सेक्शन, जो दोनों आपस में लिंक हुआ करते थे। अगर आपको याद हो तो 206C1H में बोला गया था कि जो बायर सेलर होता है उस सेलर की ये जिम्मेदारी है कि वो बायर से टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करेगा अगर उसके द्वारा सोल्ड किए गए गुड्स की वैल्यू फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है। और सेम उल्टा सेक्शन होता था 194Q टीडीएस, जिसमें कि बायर की ये जिम्मेदारी होती थी कि जब वो सेलर को पेमेंट करे गुड्स के लिए, तो अगर 50 लाख से ज़्यादा का माल खरीदा है साल भर में तो उसके ऊपर टीडीएस काटेगा। और दोनों की रेट शायद 0.01% हुआ करती थी। तो ये दोनों सेक्शन जब एक साथ लगते थे तो याद होगा मैंने आपको बताया था कि आपको 194Q ही एप्लीकेबल करना है, 206C1H का एप्लीकेशन बाद में आता है। तो पहला पूरा केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन उसी के ऊपर है। तो मैं बिना कोई क्वेश्चन पढ़े हुए पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चल लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट ऑब्लिक कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज ऑफ कोल माइन बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद टू किशोर एंड सन्स एंड व्हाट रेट। अब आपका अगर दिमाग चले तो लीज ऑफ कोल माइन का क्वेश्चन है। देखो मैंने कोई डेटा वेटा पढ़ा नहीं है। केस सिनेरियो में ये भी एक तरीका होता है कि ना आप मुद्दे की बातें ढूंढो ऊपर से जाकर और क्वेश्चन के हिसाब से जज कर लो। अब लीज ऑफ कोल माइन पे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का सेक्शन ऑलरेडी मैं लिखवा चुका था। लीज ऑफ कोल माइन, लीज ऑफ टोल प्लाजा, लीज ऑफ पार्किंग लॉट, उसमें शायद टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जो लेसर होता है वो करता है। और शायद शायद क्या मतलब यही होता है, लेसर की जिम्मेदारी होती है कि जब वो लीज पे देगा तो लेसी से जितना लीज का अमाउंट लेगा उसके ऊपर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करेगा। और इस पे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की रेट शायद 1% होती है। तो ये अपने सामने का कानून है। तो सीधी सी बात है, लीज ऑफ कोल माइन है, कौन किसे दे रहा है, साफ दिख रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद ने कोल माइन लीज पे दिए किशोर एंड सन्स को। तो यहाँ पे मेरे को कोई क्वेश्चन की मतलब ही नहीं है। ऑब्वियसली इस पे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होगा, एट द रेट ऑफ 1% होगा, और लेसर काटेगा। तो लेसर कलेक्शन करेगा तो हु इज लेसर हियर, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद को टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना होगा और एट द रेट ऑफ 1% करना होगा। और किससे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करेंगे, लेसी से, लेसी किशोर एंड सन से। बिना कोई क्वेश्चन पढ़े हुए मेरे को आंसर मिल चुका है। 2% की रेट है, 2% की रेट है। तो 2% के हिसाब से आपका ऑप्शन ए है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करेगी, 2% की रेट से करेगी और 11 करोड़ रुपए में करेगी। बिना कोई क्वेश्चन पढ़े हुए आंसर मिल गया। तो ये एक सिस्टम है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। केस सिनेरियो में आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर क्वेश्चन के हिसाब से सेक्शन ढूंढो अपने मन में, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डेटा ढूंढ के अपने दिमाग लगाना है जो भी आप लगा लीजिए। तो केस सिनेरियो 1 का क्वेश्चन आ चुका है ए। सेकंड क्वेश्चन, is Kishore and Sons required to collect tax at source in respect of sale transaction with Messrs BSE company? If yes, when and what is the amount of tax to be collected? अब किशोर एंड सन्स ने बीएसई से टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करा है कि नहीं करा उसकी बातें हैं। इसका मतलब कि किशोर एंड सन्स ऑब्वियसली बीएसई को सेल कर रहा होगा कुछ, क्योंकि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स सैलरी कार्ड लेता है, वसूलता है। तो ऑब्वियसली किशोर एंड सन्स ने कुछ चीजें बेची होगी बीएसई एंड कंपनी को, और अगर बीएसई एंड कंपनी को कुछ बेचा होगा तो उस पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हो सकता है। अभी देखते हैं क्या बेचा है, ऊपर डेटा में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, किशोर एंड सन्स सोल्ड कोल ऑफ 95 लाख टू मेसर्स बीएसई एंड कंपनी।
अब किशोर एंड सन्स ने कोल बेचा है, आपको याद होना चाहिए कोल वाले गुड्स के ऊपर तो सबसे पहला सेक्शन ही लग जाता है, 206C1 है, वो 50 लाख वाला नंबर ही नहीं है, 1H से पहले ही इसका तो कानून है। कुछ आइटम के सेलर, याद करो, दारू हो गई, लिकोलिक लिकर हो गए, ऐसे कुछ आइटम थे, फॉरेस्ट माइन की लीज वगैरह। तो कोल में ऑब्वियसली 1% की रेट से टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करा जाता है सेलर के द्वारा बायर से, ये कानून है, ये वो वाला कानून नहीं है 206C1H। सबसे बड़ी गड़बड़ी हो सकती थी, कोल के सेल पे 206C1H लगाने की जरूरत ही नहीं है। रीजन बीइंग, कोल का नंबर तो ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में आ चुका था, जो हमारा 206C1 था सेक्शन, उसी के अंदर कोल का नाम है, तो 1% की रेट से टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होगा। पर अभी इस क्वेश्चन में जब अपन देखते हैं तो आप देखिए, ये यहां पे मेरे को एक लाइन मिलेगी, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, साफ तौर पे दिया हुआ है, द अबव अमाउंट वर क्रेडिटेड टू मिसेस बी एन सी, ये बी एन सी के क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बी एन सी। अब देखो, बी एन सी इन कंपनी को दिया, और मैसर्स बी एस सी इन कंपनी ने ये डिक्लेरेशन दिया है कि ये कोल किस में काम लिया जाएगा, पावर जनरेशन में काम लिया जाएगा। अब 206C1 में मैंने एक एक्सेप्शन बोला था कि अगर बायर अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए चीजें बाय कर रहा है तो आपको टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करने की जरूरत है ही नहीं। तो ड्यू टू दैट रीजन हमारा आंसर आ चुका है, क्या किशोर एंड सन्स बीएससी से टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करेगा? तो आंसर मेरे सामने आता है, नो, किशोर एंड सन्स इज नॉट लाइबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि किशोर एंड सन्स ने बीएससी को जो कोयला बेचा है वो कोयला बीएससी इन कंपनी अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए उपयोग कर रही है। तो सेकंड का आंसर हो गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Is Kishore and Sons required to collect tax at source in respect of the sale transaction with Messrs XYZ Limited? अच्छा, अब किशोर एंड सन्स ने XYZ Limited को भी कुछ बेचा है, देखते हैं क्या उस पे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना है। तो देखते हैं क्या बेचा है, आइए चलते हैं। थर्ड का क्वेश्चन है। तो किशोर एंड सन्स ने किसको बेचा है? XYZ लिमिटेड को। अब देखिए, किशोर एंड सन्स क्या है? मैसर्स XYZ लिमिटेड परचेज कोल ऑफ 55 लाख फ्रॉम किशोर एंड सन्स। तो वापस से किशोर एंड सन्स ने कोयला बेचा है बीएससी को भी, सॉरी XYZ को भी। तो किशोर एंड सन्स ने कोल की सेल करी है, XYZ लिमिटेड को करी है, 55 लाख की करी है। यहां पे गड़बड़ में वापस से बोलता हूं बेटा, कोयले की सेल पर 206C1H के बारे में सोचना भी मत पाप है। 206C1H जो 50 लाख से ऊपर के आइटम पे लगता था, वो तब लगता था जब जो चीज बेची जा रही है वो फर्स्ट वाले पॉइंट के गुड्स के अलावा की पॉइंट हो। मैं क्लास में भी ये बोलता था कि जिन गुड्स की बात 206C1 में हो चुकी है उनके ऊपर 206C1H एप्लीकेबल करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगेन किशोर ने XYZ लिमिटेड को बेचा, क्या है? कोयला बेचा है। कितने का कोयला बेचा है? 55 लाख। तो कोयले की सेल पे 206C1 के तहत टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता है और एट द रेट ऑफ 1% होता है। 206C1H के तहत नहीं होगा, यहां पे बस ध्यान देना मेरी बातों पे। 206C1H नहीं देना आपको, 206C1H का डेटा देकर ना इमोशनली फूल बनाना चाहते हैं कि 206C1H लगा दे बच्चा, 50 लाख का टर्नओवर ऐसा दे दिया है। आपको याद हो तो C1H और 194Q में ऐसे लोगों के ऊपर लगता था जिनका टर्नओवर पिछले साल कितना था, टर्नओवर की लिमिट होती थी ना 10 करोड़ से ऊपर वाले सेलर। हाँ, तो ऐसा देखो आपको दे रखा होगा, देखो किशोर एंड सन का टर्नओवर भी दे दिया 12 करोड़, बच्चों को पूरी तरह से फूल बना दिया कि 1H लगा देगा बच्चा। पर ये 1H का पॉइंट ही नहीं है, ये तो 1 है, और 1 में तो जितना माल बेचो लगता है ये 50 लाख से ऊपर क्या होता है 55 लाख पे लगेगा। बीएससी क्यों बच गया बताऊं? बीएससी तो इसलिए बच गया क्योंकि पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले रहा है, XYZ देखो पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले रहा है, तो इन दैट सेंस 55 लाख का सीधा 1% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होगा। तो आंसर आ चुका है 55 लाख का 1%, यस 55,000 रुपए का टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होगा। तो थर्ड का आंसर है ए। बहुत गलती देखी है मैंने, 206C1H मत लगाना, देखो 500 भी आंसर है। कैसे निकालेंगे 500 पता है? 5 लाख का 0.01%, 1H लगा दोगे तो ये आ जाएगा। अरे 50 लाख से ऊपर में का टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होगा, तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये कोल वाले आइटम में तो सोचना ही नहीं, वो 7 आइटम जो है ना, शराब, फॉरेस्ट लीज वाले जो भी आइटम है, क्या थे वो, टिम्बर टिम्बर ऐसे कुछ आइटम लिखा रखे ना मैंने, हाँ, उन पे तो सोचो ही मत, जो रेट है बस उस रेट से टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना ही है सेलर को बाहर से। आइए चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। क्या मैसर्स बीएससी इन कंपनी को कोई टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करना है क्या, जो लेन देन उसने किशोर एंड सन्स के से करा?
अब देखो, अब बीएसई इन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट हो गया, तो बीएसई इन कंपनी क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, बाय। तो बायर का पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया आप, तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक ही सेक्शन लग सकता है टीडीएस का, वो है 194 क्यू। बायर का एक ही सेक्शन है 194 क्यू। और बायर का सेक्शन 194 क्यू में क्या कहता है कि अगर आप ऐसे बायर हैं जिसके लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो अगर आपने करंट ईयर में 50 लाख से ज्यादा का गुड्स किसी से खरीदा, तो आपको उस अमाउंट पे 0.01% टीडीएस काटना। 194 क्यू पॉइंट टू बी नोटेड, सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी समझेंगे। बायर का सेक्शन पूछ लिया, बायर का पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे तो फिर तो टीडीएस लग जाएगा। टीडीएस में एक ही सेक्शन है बायर के ऊपर जो लगता है 194 क्यू, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 194 क्यू। 194 क्यू क्या कहता है, अगर आप ऐसे बायर हैं जिसके लास्ट ईयर का टर्नओवर, बोलो कितना, 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, अरे ये है ना कानून। तो करंट ईयर में अगर कुछ बाय करा उसने और उसकी वैल्यू कितने से ऊपर की है, तो एक्सेस पे 50 लाख से भी ऊपर पे 0.01% कटेगा। और कब कटेगा टीडीएस, अकाउंटिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अरे वही वाला पॉइंट है शायद, टीडीएस काटने का टाइम क्या है, विच एवर इज अर्लियर, वन सेम एज 194 ए लिखवाता था मैं। 194 ए मतलब वही विच एवर इज अर्लियर वाला पॉइंट। तो अब आप देखिए बीएससी के ऊपर चलते हैं, बीएससी बन के सोचता हूं मैं, बीएससी 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 देखो कितने का कोयला खरीदा है, 95 लाख, अरे वही चीज होगी 95 लाख। अब बीएससी ने कब कब खरीदा देखो, ये एक एक चीज की डेट दे दी, 1 2 3 4 5, 5 बार में 95 लाख का खरीदा, 5 टाइम्स में 95 लाख का खरीदा। तो पहली बार सेल की डेट 29/5 और पेमेंट की डेट 10 मई। तो इसको आप अकाउंटिंग का दिन मान लो और इसको पेमेंट का दिन मान लो, तो टीडीएस कटेगा विच एवर इज अर्लियर पे। तो पहला 35 लाख का जो माल खरीदा उसमें टीडीएस कटेगा नहीं, क्योंकि 50 लाख तक काटना ही नहीं, तो 35 लाख के समय कुछ टीडीएस नहीं काटना। 25 लाख जब होगा अगला बार, तो 35 में 25 जोड़ोगे तो 60 हो जाएंगे, 60 हो जाएगा तो 10 लाख पे कटेगा, 10 लाख पे 0.01%, कितना, 1000, 10 लाख का 0.01, 100 रुपए, 100 रुपए टीडीएस कटेगा। और कब कटेगा, विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर देखो 30 जून है। फिर 8, अब तो पूरे पूरे कटेगा, अब तो 8 लाख सब पे कटते जाएगा, 8 लाख का 0.01 कट जाएगा, फिर 15 का 0.01 कट जाएगा, फिर 12 का 0.01 कट जाएगा। कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन में देख लेंगे कब कब कटेगा, विच एवर इज अर्लियर कर लेता हूँ। इसमें अर्लियर ये है, इसमें अर्लियर ये है, इसमें अर्लियर ये है। तो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, 30 जून 25 दिसंबर अक्टूबर वाला ऑप्शन ढूंढना है। वो 100 नहीं 1000 आ रहा है, 0.1 है क्या, रेट ऑफ टीडीएस क्या है, 0.1 है ना, हाँ सॉरी 0.01 नहीं है, 0.1% है, तो इसलिए वो 1000 बन रहा है, 10 लाख का 0.1 1000। तो ऑप्शन मेरे ख्याल से आ चुका है, देखो ढूंढो कौन सा आ रहा है, फोर्थ का ए ऑप्शन है, 30 जून 25 अक्टूबर 20 जनवरी और 15 फरवरी, 0.1% वो अमाउंट का कटते हैं। ये कौन सा सेक्शन का क्वेश्चन हो गया, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना, बायर, बायर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब आइए पांचवा, assume for the purpose of this MCQ मैसेज BN कंपनी टर्नओवर इज 9 करोड़। अब ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो बीएससी इन कंपनी का टर्नओवर, अभी बीएससी इन कंपनी का टर्नओवर ओरिजिनली क्वेश्चन में कितना है, ओरिजिनली बीएससी का 11 है, वो तो किशोर का बना है, तो 10 से ऊपर था, अभी तो टीडीएस कटवाया मैंने। अभी बीएससी का टर्नओवर अगर 9 करोड़ हो जाएगा तो 194 क्यों बीसीए में नहीं लगेगा, अरे 194 क्यों नहीं लग सकता यार, 194 क्यों नॉट एप्लीकेबल ऑन व्हाट, मैसर्स बीएससी। अब बीएससी पे तो नहीं लगेगा, तो फिर जो सेलर है उस पे लग सकता है 206C1H, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी वापस। अब 206C1H नहीं 206C1, क्योंकि कोयला बेच रहा है, सेलर तो सोचेगा नहीं 1H, अरे यार वही फेल हो जाएगा वापस से, सेलर तो सोचेगा ही नहीं 1H, क्योंकि जो चीज बेच रहा है वो तो कोयला है, कोयले पे तो 1H लगाना ही नहीं है। तो अब सेलर लगाएगा 1H, सॉरी वो कोयला, पर बीएससी कंपनी तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रही है, तो अगेन जवाब है सेलर भी नहीं काटेगा। तो आपका जवाब पता है क्या यहाँ पर, डी ऑप्शन है, ना किशोर एंड सन्स को टैक्स कलेक्शन नेट सोर्स करना है, ना टीडीएस काटना है। अब रीजन समझो, दोनों को क्यों कुछ नहीं करना, पहले बीएससी का रीजन दो मेरे को, बीएससी को टीडीएस नहीं काटेगा क्योंकि टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे, और ये क्यों टैक्स कलेक्शन रिसोर्स नहीं करेगा, क्योंकि वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए है। तो बात ही खत्म होगी। तो ये आपके एमसीक्यू का हिसाब किताब खत्म हो गया, दैट इज एमसीक्यू के 5 क्वेश्चन, टीडीएस से फोकस है और 2 सेक्शन के ऊपर है, मतलब कंफ्यूजन कर रहे हैं, ये 1H तो एक्चुअल में लग ही नहीं रहा पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि जो आइटम बेचा जा रहा है वो कोयला है, कोयले पे लगता ही नहीं है 1H वैसे भी, तो 1H जो सोच के करेगा ना वो कांड करके आ जाएगा। आइए इसके बाद तो अब नॉर्मल क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में आते हैं। मिस्टर विराट
हैज ए हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई विच इज लेट आउट टू श्री सुमित, लेट आउट प्रॉपर्टी है। एचपी का कानून आना चाहिए दिमाग में। इस मकान को खरीदने के लिए विराट ने लोन लिया 30 लाख रुपीस का, 10% की रेट से 1/4/16 को ले लिया था। फिर इसने एक और लोन लिया 5 लाख रुपए का 12% की रेट से 1 जुलाई 22 को मकान की रिपेयर के लिए। अभी तक इसने दोनों लोन रीपे नहीं करे हैं। कितना छूट मिलेगा 24 में एचपी हेड में, मतलब अगर ये 115 बीएसी में ऑप्ट करता है। अब पहले देखो कहां पे कंफ्यूजन आता है। 115 बीएसी क्या होगी? कंसेशनल स्कीम, न्यू रेजिम, न्यू रेजिम है। वहां पे आपको याद हो तो 115 बीएससी के अंदर बहुत सारे डिडक्शन आपको छोड़ने पड़ते हैं। 115 बीएससी में अगर आप ऑप्ट करते हैं तो बहुत सारे डिडक्शन छोड़ने पड़ते हैं। वहां पे बताऊं एक डिडक्शन छोड़ना पड़ता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान के इंटरेस्ट का डिडक्शन। यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि आपको हर मकान के इंटरेस्ट का डिडक्शन 115 बीएससी में छोड़ना पड़ेगा तो गलत हो जाए। वहां पे बताऊं कौन सा डिडक्शन छोड़ना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के इंटरेस्ट का डिडक्शन छोड़ना है। ये कौन सा मकान है? तो यहाँ पे कोई छूट, जो डिडक्शन मिलता है नॉर्मल मिलेगा ही मिलेगा। तो कितना इंटरेस्ट बनता है निकाल लेते हैं। 30 लाख पे 10% पूरे साल का बन जाएगा, 3 लाख तो ये। और फिर एक और लोन लिया है आपने 5 लाख का। तो 5 लाख का लोन है पर वो 1 जुलाई 22 को लिया, 22-23 की छूट निकाल रहे हो तो पूरे साल का नहीं लगेगा, जुलाई से मार्च गिन लो, 9 महीने का निकाल लो। 5 लाख पर 12% कितना हो गया? तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 345। अब बच्चा क्या कर सकता है गड़बड़, 345 का इंटरेस्ट आ गया पर लिमिट लगती है 2 लाख की, फिर से कांट कर देगा बच्चा, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड की इंटरेस्ट की लिमिट है। लेट आउट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जितना आ रहा है जितनी छूट लेगा। आंसर ये है 345। देखो 2 लाख का ऑप्शन दे दिया, 230 का दे दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 1.5 क्षण है वो रिपेयर के चक्कर में बोलेंगे अरे दूसरे में तो 30 की, पहले में 2 की, 2 और 30, 230। अरे 1.5 क्षण है आंसर है। बहुत बेकार आदमी इंस्टीट्यूट वाले हर ऑप्शन ऐसा देंगे जिसमें मन ऊपर नीचे करता रहेगा कि आंसर। पर लेट आउट है कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा लो 345। और आपको बताऊं अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड होता ना तो नील आंसर आता, क्योंकि 115 बीएससी में तो नील मिलता डिडक्शन। अरे ये खेल है। आइए जी, 7वां तो मोस्ट इजी क्वेश्चन है, सबसे प्यारे ये वाला क्वेश्चन है 8वां, जो कि थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन होगा, बाकी तो कुछ है नहीं। तो 7th में क्या टैक्स निकालना है। देखो क्वेश्चन तो पढ़ लिया मैंने। टैक्स निकालना है, इनकम देखो कौन कौन सी है। टोटल इनकम है 4.5 करोड़। LTCG 112 का दिया हुआ है 85 लाख। तो टैक्स रेट इसकी 20% है और इसकी सरचार्ज 15 से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि अमेंडमेंट हो चुका था। 112A में क्या टैक्स रेट है? 1 लाख से ऊपर पे 10% टैक्स लगता है, इसमें भी 15 से ज्यादा सरचार्ज नहीं होगा। और अदर इनकम 2 करोड़ 90 लाख है। अब 2 करोड़ 90 लाख है, ऋषभ है 65 साल का, 3 लाख वाली स्लैब रेट लगेगी। और 3 लाख वाली स्लैब रेट लगने के बाद इस पर सरचार्ज लगेगा 2 करोड़ से ऊपर है 25%। और लास्ट में अच्छी से जुड़ जाएगा। बकवास क्वेश्चन है, एक बार कर लेते हैं टाइम पास के लिए। तो आइए फटाफट से एक एक इनकम लिख देता हूं मैं। पहले 112 वाली इनकम कितनी है? 112 की इनकम है। इस बार के एमसीक्यू बहुत इजी है, इससे कठिन तो नवंबर 22 के थे, उसका भी वीडियो लिंक मैंने ग्रुप में तुम्हारे शेयर करवा दिया है। 112 वाली 85 लाख की है, 85 लाख का 20% 17 लाख। 112A वाला निकालते हैं। 112A का टैक्स बनता है 7.5 लाख, सॉरी क्या 75 लाख। 75 लाख में से 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे, 74 लाख का 10%, 740 इसका टैक्स हो गया। और आपकी अदर इनकम है 2 करोड़ 90 लाख की, उसमें लगा दो स्लैब रेट है। स्लैब रेटे लगाओगे तो 3 लाख वाली लगेगी, 60 से ऊपर का आदमी है तो 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख और बचा हुआ सारा लाख दो तो 2 करोड़ 80 लाख। 2 करोड़ 80 लाख पे 30% निकाल लो, इस पे 20% निकाल लो, इस पे 5% निकाल लो, मेरे को निकाल के नेट नंबर बता दो तुम। 85 लाख 10,000। फाइनली टैक्स की टोटल कर लो, 17 लाख प्लस 740 प्लस 8510, 1 करोड़ 95 लाख। सही कर रहे हैं ना कैलकुलेशन? सही लिखिए यार, अभी आंसर ही नहीं आएंगे। क्या है? 10 लाख 10 करोड़। सही है। अरे यार कॉमा ही सही नहीं लगा हुआ है। 1 करोड़ 9 लाख 50 हजार सही है। तो 1 करोड़ 9 लाख 50 हजार। अब सरचार्ज चेपते हैं। सरचार्ज क्या लगाएंगे? देखो राउंड फिगर करते हैं, इन दोनों का टोटल करके इस पे तो 15% लगा दो, क्योंकि इन दोनों के टैक्स पे तो 15 से ज्यादा बनेगा नहीं।
तो 17 लाख और 7,40,000 होता है 28 लाख, नहीं जो भी आ रहा है उसका 15% निकाल के बोल दो। सरचार्ज का नंबर, इन दोनों के टैक्स का सरचार्ज आ रहा है 3 लाख, तू भी देख लेना भाई, ठीक है। और इस वाले का जो टैक्स आया इसके ऊपर लगा दो 25%, 85,10,000 का सरचार्ज बनेगा 25%, 7,02,500 टोटल कर लो। देख यार सही करो। गड़बड़ है क्या कहीं पे? जल्दबाजी मत करो यार, प्लस माइनस आराम से करो। 4% एच भी तो जुड़ेगा। ये कितना लिखूं? सही है। और इसमें 4% एच जोड़ दो। 13, सही है। 13981240 आपका ऑप्शन डी आंसर है। क्या रहा फिर यार? 13 38 86 690 कहीं पे गड़बड़ है क्या? यार रिकॉर्डिंग में तुम प्लस माइनस में क्या कर रहे हो गड़बड़? अरे वो सही। चलिए, तो हाँ बेटा, ये क्वेश्चन के अंदर ना अपन ने एक छोटी सी बात पे ध्यान नहीं दिया कि ऋषभ ने ना 115 बीएससी के लिए ऑप्ट करा हुआ है। 115 बीएससी में जब कोई ऑप्ट करता है मतलब नई रेजिम में जाता है, तो फिर तो बेटा नई रेजिम की रेट है तो 2.5 लाख वाली है, वो जो 2.5 लाख में 5% का गैप है। तो इसीलिए जो आपकी 2,90,00,000 रुपए की अदर इनकम है उस पर अपन को नई रेजिम की रेटें लगानी पड़ेगी। और नई रेजिम की रेटें एक ही है, 2.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक टैक्स नहीं, 2.5 से 5, तो उम्र का भी चेक नहीं करते यहाँ पे। तो इसीलिए 2,90,00,000 का जो टैक्स अपन ने पहले करा हुआ था उसको हटाकर मैंने ये सही वाला इधर कर दिया अब। तो 2,90,00,000 रुपए पे नई रेजिम की रेटें लगा दी। तो 2.5 लाख पे 0%, फिर अगले 2.5 लाख पे 5, फिर 2.5 पे 10, फिर 2.5 पे 15, फिर 2.5 पे 20, 2.5 पे 25, और बचा हुआ 2,75,00,000 पे 30%। तो ये आपका जो टैक्स आएगा वो आएगा 84,37,500 रुपए का। नई रेजिम की रेटें लगनी है, ध्यान रखना। एक चीज आप रख सकते हो कि नई रेजिम में 15 लाख रुपए तक से ऊपर की इनकम पे 30% लगता है। तो 15 लाख तक की इनकम का टैक्स आप नंबर याद कर सकते हो, 1,87,500 ही आएगा। तो आपको बार बार एग्जाम में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो नई रेजिम का टैक्स 15 लाख, अगर 15 लाख से ज्यादा कोई बंदा कमा रहा है तभी रूल करना है ना। तो 15 लाख तक की इनकम का टैक्स तो 187,500 आएगा, उसके ऊपर भी 30% और लगा देना। तो ये आपका टैक्स हो गया। इसके ऊपर भी सरचार्ज लगा दिया। तो ये दोनों इनकम का जो टैक्स आया उस पर सरचार्ज 15 से ज्यादा है नहीं, तो 3,66,000 रुपए का बनेगा। और इस वाली इनकम का सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25% निकाल लिया गया, जो कि इतना नंबर आ जाएगा। फिर इस नंबर में 4% एच जोड़ लिया गया। तो फाइनल टैक्स आएगा 1,38,86,990 रुपए, जो कि आपका ऑप्शन आने वाला है ये वाला। तो ये आपका आंसर है 1,38,86,990। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर फाइनली टैक्स राउंड ऑफ नहीं आ रहा है तो आप राउंड ऑफ करके लिखते हैं। हमेशा फाइनल टैक्स मल्टीपल ऑफ 10 में ही आता है, तो ये रूल तो हमेशा ध्यान रखना ही है आप। चलिए, आगे आता है आपके सामने फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 आता है, जो कि मैंने कहा कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत छोटी मोटी मिस्टेक हुई है, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन गलत बोल दिया, कुछ ऐसी गड़बड़े हो गई मैंने जब देखा था। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है, बस थोड़ा सा लॉ को अपन को ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन बहुत सीधा है, डेप्रीसिएशन निकालने का क्वेश्चन है। लास्ट में दिखेगा अपन को क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन निकालना है अंडर सेक्शन 32। अब डेप्रीशिएशन निकालना आता है हमारे को, कैसे निकलता है भैया? ओपनिंग डब्ल्यू प्लस परचेज माइनस सेल, डेप्रीशिएबल डब्ल्यू, उसके ऊपर नॉर्मल डेप्रीसिएशन है, और एडिशनल हो तो एडिशनल भी मिल जाता है। एडिशनल का तो बेटा देखो काम ही नहीं है, क्योंकि रिटेल व्यापारी है, एडिशनल वैसे नहीं मिलने वाला। और जो चीज जिसका डेप्रीशिएशन निकालना है वो गाड़ी है, गाड़ी में वैसे भी एडिशनल मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे केवल एक ही डेप्रीशिएशन की माथा फोड़ी है और वो है नॉर्मल डेप्रीसिएशन। पर हमसे जो डेप्रीशिएशन पूछा है पीवाई 22-23 का पूछा है, और हमें जो डेटा देना चालू करा है वो 20 से चालू कर दिया है। तो हमें 20 से लेकर वो आगे पीछे जा जाकर पहले आगे पहुंचना पड़ेगा। तो एक बार डेटा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले
मिस्टर ए ने 4 लाख रुपए का एक मोटर व्हीकल 20 अगस्त 2020 को खरीदा। 20 अगस्त 2020 मतलब कौन सा साल है? 2021। और इसको पुट टू यूज बेटा करना चालू करा 4 अगस्त 21 से, यानी कि साल 21-22 में। पहला नॉलेज ध्यान से सुनिए कि कोई भी एसेट पे आप डेप्रिसिएशन कब से लेना चालू करते हैं? जब वो एसेट पुट टू यूज होती है। तो इसका मतलब है कि अगर 20-21 में ये गाड़ी मिस्टर ए ने खरीद भी ली है तो भी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का कोई डिडक्शन नहीं मिला होगा, यानी कि 20-21 में ये गाड़ी ब्लॉक में नहीं जुड़ेगी, ये ब्लॉक में जाके एडी कब होगी? 21-22 में। पहला नॉलेज ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि बच्चे जो गड़बड़ कर रहे हैं या जो भी XYZ गड़बड़े मैंने देखी है ज्यादातर, वो यहाँ पे हो रही है कि 4-10-21 को अगर ये 21-22 में पुट टू यूज होगी तो लेस देन 180 डेज हो रही है पुट टू यूज। 4 अक्टूबर 21 से 31 मार्च 22 तक का जब पुट टू यूज का टाइम देखोगे तो 180 से नीचे आएगा। अब 180 से नीचे अगर पुट टू यूज होती है तो हम हाफ डेप्रिसिएशन लेते हैं। नॉर्मली मोटर व्हीकल की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है, तो 7.5% की रेट डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। पर यहीं पे खेल खराब खराब हो रहा है। इस गाड़ी पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको हाफ नहीं मिलेगा, 21-22 में फुल मिलेगा। रीजन देखिए, आपको कानून की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से सुनना है। 180 वाला लैंग्वेज क्या कहता है? इफ असेट इज अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द पीवाई, यह है लैंग्वेज। अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन पीवाई। अब चक्कर क्या, हम कौन से पीवाई में खड़े हैं? 21-22 में। क्या 21-22 में ये असेट अक्वायर हुई है? जवाब है नहीं, अक्वायर तो पहली हो गई। तो इसीलिए 180 डेज वाला प्रोविजन यहाँ पे लगेगा ही नहीं, बिंदास 15% पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे 180 डेज मत चेक करने बैठ जाना। 180 डेज तभी लगाना है जब अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज दोनों एक ही साथ हो रहे हो। तो ये इसलिए जो भी इसमें 180 डेज कर रहा है वो सब गड़बड़ कर रहा है इसके अंदर। तो अक्वायर एंड 180 डेज वाला नहीं है, तो पूरा लगेगा डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल ए पे। पहला कॉन्सेप्ट 21-22 में मिलेगा। फिर एक मोटर व्हीकल बी खरीदा 3 लाख रुपए का 19/10/2021 को, ये भी 21-22 की डेट है। और इसको भी पुट टू यूज करा, नहीं सॉरी, ये भी 20-21 में ही खरीदा है। और इसको पुट टू यूज करा 30/9/21 के दिन। इसमें दिक्कत इसलिए नहीं आ रही क्योंकि 180 से ज्यादा ही आ रहा है, तो इसका तो सही आ ही जाएगा। बट टेक्निकली यहाँ पे भी 180 डेज सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अक्वायर 20-21 में कर ली, 21-22 में पुट टू यूज करो तो 180 डेज गया भाड़ में। 180 डेज वाला तभी लगाना जब अक्वायर एंड पुट टू यूज दोनों सेम ईयर हो। 1/4/21 के दिन इसने मिस्टर ए ने एक व्हीकल का लोन ले लिया 5 लाख रुपए का 10% की रेट से, मोटर व्हीकल सी को अक्वायर करने के लिए। मोटर व्हीकल सी एक और गाड़ी खरीदी 21-22 में खरीदी, और 1/4/21 को लोन ले लिया 5 लाख 10 लाख ऑन अक्वायर मोटर व्हीकल। कहाँ गया रे? हाँ, तो 1/4/21 को लोन ले लिया और 5 लाख रुपए का मोटर व्हीकल 31 मार्च 21 को खरीद लिया और पुट टू यूज कर लिया 30 से 21 को। अब यहाँ पे एक कानून आप भूल गए होंगे शायद। मैंने आपको जब एसेट की एक्चुअल कॉस्ट निकालने का फॉर्मेट बताया था तो मैंने आपको कहा था कि अगर कोई एसेट को अक्वायर करने के लिए आप लोन लेते हैं तो लोन लेने के दिन से लेकर उसके पुट टू यूज तक का जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो कॉस्ट में जोड़ा जाता है। तो अभी अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये जो गाड़ी सी है ये आपने 5 लाख की ली, पर 5 लाख का आपने लोन भी लिया, तो ये गाड़ी लोन वाली गाड़ी है। और लोन आपने कब लिया? 1/4/21 को लिया, और एसेट कब पुट टू यूज हुई? 30 से 21 को। तो 5 लाख के लोन पर अप्रैल मई और जून 3 महीने का जो इंटरेस्ट बनेगा वो कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा। तो ये इसमें ट्विस्ट है एक। तो पहले इंटरेस्ट निकालिए 3 महीने का, एक बार कितना हो गया? 5 लाख पर 10% 3 महीना 12,500। तो मोटर व्हीकल सी का कॉस्ट जो ब्लॉक में जुड़ेगा वो 5/12/500 जुड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट, 5 लाख नहीं जोड़ना, ध्यान रख लेना। ठीक है। अब अगला डेटा 30 जुलाई 22 का है। 30 जुलाई 22 का मतलब अगला साल है, 22-23 है। तो अभी 21-22 में करते हैं क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन तो एक्चुअल में 22-23 का निकालना है, पर हमको 21-22 से पहले 22-23 की ओपनिंग डब्ल्यूडी में जाना पड़ेगा। तो आइए पहले 21-22 का सीन क्या है वो देख लेते हैं। तो चलिए 21-22 में क्या है, ओपनिंग तो कुछ भी नहीं था, और इस साल हम 3 चीजें जोड़ रहे हैं, मोटर व्हीकल ए, मोटर व्हीकल बी, मोटर व्हीकल सी। ए का कॉस्ट कितना जोड़ेंगे? 4 लाख है। बी का कॉस्ट और सी का कॉस्ट ये जोड़, टोटल कर लो। माइनस सेल तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं, दिक्कत बोलो कितनी? ये डेप्रीशिएबल डब्ल्यूडी भी आ गई, कितनी है? 12,12,500। अब इसमें से डेप्रीशिएशन इस साल का लेस हो जाएगा, और कोई भी 180 का प्रोविजन है ही नहीं। देखो सी इसी साल खरीदा था, एक बार सी को देख लो बस। सी इसी साल खरीदा, कहीं 180 से कम तो यूज नहीं हो रहा है, सी को देख लेना बस। सी 30 जून 21 को यूज होने चालू हो गया, तो 180 से ज्यादा ही है। तो 180 वाला प्रोविजन ए और बी पे तो लग ही नहीं सकता था, सी पे लग सकता था क्योंकि इसी साल खरीदा है, पर वो भी नहीं लगेगा क्योंकि 180 से ज्यादा ही है। तो बिंदास 15% निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं। 12,12,500 का 15%, 18
सही है। ये आ गई आपकी इस साल की क्लोजिंग डब्ल्यू, 1394 300 माइनस ही तो करना है भाई, क्या कर रहा है यार तू यार, पागलबंदी करेगा एग्जाम में जाकर यार। ये आपकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ गई, जो कि ऑब्वियसली 1/4/22 की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है। तो 1/4/22 के दिन आप आ गए 1030625। चलिए अब जाके ट्विस्ट है क्या, देखते हैं आगे। अब इस साल क्या हुआ देखते हैं, 22-23 को पढ़ते हैं एक बार। 22-23 में क्या हुआ बेटा, 30 जुलाई 22 को मोटर व्हीकल सी बेच दिया आपने, कितने में, 5.5 लाख। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटर व्हीकल सी को बेच दिया तो सेल प्राइस ब्लॉक से लेस हो जाती है। अरे बोलो यार, ठीक है ना। और उसको वापस से खरीद लिया कितने में, 6 लाख में। अब यहां पे ट्विस्ट आता है, जो चीज आपने बेची उसको वापस से खरीद ली। अब पहले तो अपन को मूर्खतापूर्ण लगती है यार, 5.5 लाख रुपए में गाड़ी बेची फिर वापस से अगले महीने पागल कहीं का 6 लाख में खरीदता है। पर ये लोग ना जान करके करते हैं, टैक्स प्लानिंग है ये, टैक्स चोरी चोरी। देखो, अगर मैं 5.5 लाख में मैं बेचूंगा सेट, तो 5.5 ब्लॉक से माइनस होंगे, फिर 6 में खरीदूंगा तो 6 ब्लॉक में बढ़ेंगे, बैठे बैठे ब्लॉक की वैल्यू 50 बढ़ जाएगी। अरे 50 की ब्लॉक की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। लोगों ने ऐसा करते हैं। ड्यू टू दैट कॉस्ट निकालने के लिए एक एक्सप्लेनेशन डाला गया है, इसी एसेट जो कि आपने सेल करके रिएक्वायर करी, उसकी कॉस्ट क्या होगी कानून के हिसाब से। उसकी कॉस्ट ये नहीं है जितने में आपने रिएक्वायर करी, उसकी कॉस्ट होगी, ध्यान से सुनना आप, एक तो एक्चुअल कॉस्ट जितने में खरीदी वो माननी है, या फिर ट्रांसफर के टाइम की जो उसकी क्या है डब्ल्यूडीवी, दोनों में से कम को ही कॉस्ट मानना है जो कि आपको ब्लॉक में जोड़नी है। तो अब समझो इस एसेट की कॉस्ट, टेक्निकली क्वेश्चन क्या करे, कितने में एक्वायर करी, 6, तो कॉस्ट 6 सबको दिख रही है, पर ये 6 तो होगी इसकी एक्चुअल कॉस्ट। अब हमें इसको किससे कंपेयर करना है, बेचने के टाइम व्हीकल सी की डब्ल्यूडीवी कितनी थी, तो बेचने के टाइम मतलब 22-23 के अंदर है ना। तो अब देखो व्हीकल सी कितने का था, तो अगर 5/12/500 का व्हीकल था तो जब बेचा होगा तो डब्ल्यूडीवी कितनी है, एक साल का डेप्रिसिएशन लेस कर दो 21-22 का, तो 15% घटाओ इसका, 15% घटा के क्या बचा, 4/35/625। तो डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर क्या होगी, 4/25 4/35/625, ये कॉस्ट है, ये ब्लॉक में जुड़ेगी। तो बेचने पे ब्लॉक से लेस, खरीदने पे ब्लॉक में ऐड। खरीदने में क्या ऐड होता है ब्लॉक से, एक्चुअल कॉस्ट, और एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज लेस। अभी मान लो कि जो एक्चुअल परचेज प्राइस होती है वो 3-4 लाख दे देते, तो फिर 4 लाख ही जुड़ते, क्योंकि डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर 4/35 है और हमने 4 में खरीदे तो 4 ही जुड़ते, विच एवर इज लेस को कॉस्ट मानना है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, जो थोड़ा सा आपको दिमाग की बात है। तो आइए 22-23 का चलते हैं काम। तो ऐड क्या करूं, 4/35 और सेल लेस क्या करूं, बेची कितने में थी, 5.5 लाख, तो लेस हो जाएंगे 5.5। और तो कुछ हुआ नहीं 22-23 में, एक बार देख लूं मैं, बस और कुछ हुआ नहीं है। तो एक बार टोटल मारिए, कितनी आ गई ब्लॉक की वैल्यू 31 मार्च 22 के दिन, 31 मार्च 23 के दिन सॉरी। तो डेप्रिशिएबल डब्ल्यूडीवी है 9, सही है, और इस पे इस साल का डेप्रिशिएशन 15% है। सी आंसर, ठीक है। तो 137,438 आपका डेप्रिशिएशन है 22-23 का, ये ऑप्शन सी 8 का आंसर। तो ये प्यारा क्वेश्चन है थोड़ा सा, जो दिमाग से थोड़ा सोचना है, क्योंकि इसमें देखो कॉस्ट का भी कानून आ गया, इंटरेस्ट निकालने वाला जैसा कानून है जो कभी सोचा नहीं हमने, तो वाला यूज आ गया इसलिए। और एक और 180 डेज वाला गड़बड़, आधा नहीं लगाना किसी में भी, क्योंकि अक्वायर तो पहले कर ली थी, 180 डेज कम यूज हुई तो क्या हो गया, क्योंकि 180 हमको तभी यूज करना है जब अक्वायर भी इसी साल हो और पुट टू यूज भी इसी साल। तो सबसे मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो एमसीक्यू तो हो गया इनकम टैक्स के सारे खत्म, बाकी सारे सॉल्व ही है, मेरे को कराने की माथापड़ी है नहीं, तुम खुद ही सॉल्यूशन देख के जज कर सकते हो। तो मतलब अब मैं हाथों हाथ एमसीक्यू किसके भी निपटा देता हूँ, जीएसटी के, ताकि एक बार के लिए आरटीपी तो सारी की सारी हमारी फ्री हो जाए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे इसी वीडियो में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ जीएसटी वाले एमसीक्यू। और जीएसटी के एमसीक्यू इस बार बिल्कुल कचरा है, एक ही केस सिनेरियो डाला है, 5 क्वेश्चन पूछे हैं और बिल्कुल बकवास 5 क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उन 5 क्वेश्चन को करने में। तो लेट्स स्टार्ट। तो आ जाइए जीएसटी के एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, आरटीपी को आगे बढ़ा लीजिए, आ जाइए। जीएसटी के जब आप ये करोगे ना सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, तो आपको मिलेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन इस बार अमेंडमेंट से पूछे गए हैं,
वो क्लेरिफिकेशन सीबीआईसी के जो मैंने पढ़ाए थे ना आपको, लैपटॉप फ्री, ऐसी चीजें जो पढ़ोगे आप, जो पता पड़ जाएगा आपने, अगर अमेंडमेंट पूरे सुन लिए हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन अमेंडमेंट से पूछेंगे। चलिए, तो आइए मैं तो वही काम करता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। तो जीएसटी के एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक्टिविटी मानवता ट्रस्ट की सप्लाई नहीं मानी जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ये नहीं पूछा कि कौन सी एक्टिविटी एग्जाम सप्लाई, ये पूछा है कौन सी एक्टिविटी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो सेक्शन 7 पे जाना है। सप्लाई किसे कहते हैं? सेक्शन 7 कहता है कंसिडरेशन वाली एक्टिविटी को भी कहते हैं और बिना कंसिडरेशन वाली एक्टिविटी को भी कहते हैं, पर कंसिडरेशन वाली तो हर एक्टिविटी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस सप्लाई है, पर बिना कंसिडरेशन वाली केवल 4 एक्टिविटी सप्लाई होती है। ये बेसिक नॉलेज है शेड्यूल 1, ठीक है ना। तो अब अपन देखते हैं कि इसने क्या काम करा है, देखते हैं मानवता ने क्या काम करा। देखो मानवता ट्रस्ट ने क्या करा है। मानवता ट्रस्ट एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि रजिस्टर्ड है 12 AB में। अगर आपको याद हो तो एक एग्जाम्ड सप्लाई में 12 AB के द्वारा की गई बहुत सारी सप्लाई धर्म से रिलेटेड और चैरिटी से रिलेटेड एग्जाम्ड भी होती है, तो हो सकता है उसका भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो वाला बहुत काम की चीज आएगी यहाँ पे। ये 3 काम करती है, एजुकेशनल का काम करती है, चैरिटी करती है, रिलीजियस एक्टिविटी भी करती है। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुई है करंट ईयर के अंदर। करंट ईयर में ट्रस्ट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गई है, क्योंकि इसका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्या कर गया था, पार, इसलिए इसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया गुजरात राज्य में। कौन से महीने में? मई महीने, ठीक है। जून महीने में एक मल्टीनेशनल कंपनी ध्रुव तारा लिमिटेड ने 500 लैपटॉप जिसकी कीमत 50 लाख रुपए की है, ट्रस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। अपन ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना। ध्रुव तारा लिमिटेड जिसने वो ट्रस्ट को दिए 500 लैपटॉप, उसके लिए ये सप्लाई है कि नहीं वो नहीं सोच रहे अपन, प्लीज नो, फोकस करना। मानवता वाले ने क्या करा, आगे बढ़ते हैं, तो चैरिटी के लिए उसने दान दे दिए। मानवता ट्रस्ट ने यही लैपटॉप फ्री में किसको दे दिए? गरीब बच्चों को, ताकि वो आगे उससे क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। अब फ्री में लैपटॉप बांटने की जो एक्टिविटी है, फ्री में लैपटॉप बांटने की जो एक्टिविटी है, वो सप्लाई है कि नहीं है? जवाब है हो सकती है अगर शेड्यूल 1 में है। अब शेड्यूल 1 में कोई भी एक्टिविटी सप्लाई आती है जब फ्री वाली 4 चीजें हो, एक तो वो डिस्टिंक्ट रिलेटेड पर्सन को सप्लाई हो, या आईटीसी क्लेम वाली चीजें सप्लाई हो, ब्रांच और वो क्या नाम था, प्रिंसिपल एजेंट वाली हो, और एक वो चौथी इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाली थी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, अगर आपने अपने रिलेटिव से करा है तो अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है तो सप्लाई माना जाता है। तो यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है मानवता ने जो लैपटॉप बांटे हैं, ये लैपटॉप बांटना शेड्यूल 1 के अंदर कवर है ही नहीं, किसी भी एक्टिविटी में कवर नहीं है। तो हमारे को आंसर अभी से मिल चुका है, क्योंकि बाकी सारी एक्टिविटी जो नीचे दी है ना बेटा, वो तो सब कंसिडरेशन वाली एक्टिविटी है, और कंसिडरेशन वाली एक्टिविटी तो सप्लाई होती है। बशर्त, अब हाँ देखो, सप्लाई होना नहीं होना एक बात है और टैक्स लगना नहीं लगना अलग बात है। हो सकता है कि जो पैसे वाली एक्टिविटी मानवता ट्रस्ट करे वो एग्जाम्प्ट हो जाए, वो अलग बात है, मैं 10 बार बोल चुका हूं। तो अभी हमारा क्वेश्चन है किसको सप्लाई नहीं मानेंगे, तो बहुत इजी सा आंसर है, कौन सी चीज है? फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूटेड टू नीडी स्टूडेंट। तो पहली एक्टिविटी जिसे सप्लाई नहीं माना जाएगा वो है फ्री लैपटॉप की एक्टिविटी, जो कि गरीब बच्चों को इसने दिया है, ऑप्शन ए। आइए अब सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल बाय मानवता ट्रस्ट अंडर रिवर्स चार्ज इन द मंथ ऑफ जुलाई। आपको बताना है वो कौन सी सप्लाई है जिसपे आरसीएम बेसिस पे मानवता को टैक्स देना है। आरसीएम वाला कानून में चले जाओ, नोटिफिकेशन, ठीक है। तो देखते हैं जुलाई महीने में मानवता ट्रस्ट ने क्या क्या परचेज करा है, चलिए देखते हैं। जुलाई 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 महीना, ये रिया देखो, इन द मंथ ऑफ जुलाई, देखो इसका एक स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल। तो जुलाई महीने में ट्रस्ट ने सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस अपील करी है परफेक्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशन से, गुजरात के। आपको याद होना चाहिए सिक्योरिटी सर्विसेज पे आरसीएम लगता है, सिक्योरिटी की सर्विसेज पे आरसीएम लगता है अगर उसको देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई बंदा हो, ये कानून है। तो देखो देने वाला कोई प्रोपराइटर है तो बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा है। नंबर 3, जो लेने वाला होना चाहिए वो कोई रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। तो लेने वाला कौन है? मानवता ट्रस्ट, जो कि रजिस्टर्ड है। सब कुछ चकाचक है, सब कुछ चकाचक है, आरसीएम लगना चाहिए सेवा के ऊपर। पर यह सेवा ली किसके लिए है? स्कूल के लिए है। अब आपको एग्जाम्शन में जाना पड़ेगा। स्कूल मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दी गई सेवा एग्जाम्प्ट होती है, और ली गई सेवा में भी सिक्योरिटी, हाउस कीपिंग, केटरिंग, मिड डे मील, ये सब एग्जाम्प्ट होती है। तो क्योंकि ये सिक्योरिटी सर्विस जो स्कूल ने बाय करी है, ये तो एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो कोई चार्ज की जजमेंट ही नहीं है, ना आरसीएम ना एफसीएम, बात ही खत्म है।
तो इसलिए इस सिक्योरिटी सेवा पे कोई आरसीएम नहीं लगने वाला। पहला पॉइंट हो गया। आगे तो 2 लाख रुपए पे क्या बोलोगे? 2 लाख का ट्रीटमेंट क्या है? एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्सेबिलिटी किसी में भी नहीं आएगी, ना एफसीएम वाली आएगी ना आरसीएम वाली आएगी, किसी को कुछ नहीं दे रहा। फिर अब मानवता ने एक लीगल कंसल्टेंसी सर्विस खरीदी, मायन कंपनी, जो कि फर्म ऑफ एडवोकेट है, इसमें भी आरसीएम लगता है। देखो ये ऐसी सेवा दी है जो कि आपको इमोशनली पागल बना रहा है, पर भैया हम एग्जाम में तो सब रट के जाएंगे। तो फर्म ऑफ एडवोकेट का कानून क्या है कि अगर इंडिविजुअल एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट कोई सेवा देता है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो उस पर आरसीएम लगता है, ये कानून है हमारा। पर वापस से एडवोकेट की सेवा एग्जाम में भी जाती थी। एडवोकेट की सेवा की एग्जामिशन क्या कहती थी कि बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी के अलावा के लोगों को अगर लीगल सर्विस दी तब तो एग्जाम्प्ट ही है, और बिजनेस एंटिटी को सेवा दी तो भी एग्जाम्प्ट है अगर बिजनेस एंटिटी का लास्ट ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। अरे ये पूरा कानून है। तो अभी आप देखें मानवता ट्रस्ट में कॉमन सेंस की बात है, इसी साल रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हुई है, इसी साल हुई है, तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर तो रजिस्ट्रेशन के लाइबल ही नहीं थी, तो टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम ही होगा। और तो और ये तो कॉमन सेंस हो गया। कॉमन सेंस नहीं भी है तो भी आप टेंशन मत लो, इन्होंने क्वेश्चन में मानवता का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का क्या दे रखा है? टर्नओवर, जो कि 15 लाख के 20 से नीचे है। तो ये सेवा भी क्या हो गई है? एग्जाम्प्ट हो गई। तो दोनों ही सेवा एग्जाम्प्ट है जो मानवता ने जुलाई में ली, इसीलिए जवाब है निल। किसी भी सेवा पे आरसीएम लगने वाला नहीं है, निल। आपको पता है 50-50 क्वेश्चन और है मई 23 के एमसीक्यू। हाँ वो भी है, मतलब सब करके जाना तुम एट द एंड, मेरे को नहीं पता है कि क्या करोगे, और मैं इसलिए करवाने पे विश्वास नहीं रखता हूँ क्योंकि सेल्फ करने में जो दिमाग चलता है ना, वो अभी बोल के तो ठीक है तुमको कहानी सुनने में आ गई, खुद करते तो पता पड़ता कि भैया क्या पानी में बैठे हम यहाँ पे। आइए अगला पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन है, एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू निकालिए अगस्त महीने के अंदर। अगस्त महीने में चलते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैं क्वेश्चन पढ़ पढ़ के ऊपर डेटा ढूंढ रहा हूँ, जो भी है अगस्त महीने का डेटा पढ़ता हूँ। चलो अगस्त, अगस्त ये रहा, देखो अगस्त में मानवता ने क्या क्या प्रोवाइड करा। चलिए, तो मानवता ने एक सेवा प्रोवाइड करी है ओल्ड एज होम की। ओल्ड एज होम की सेवा एग्जाम्प्ट होती है अगर आपको याद हो, बशर्ते कंसिडरेशन कितने तक का ना हो, 25,000, 25,000 पर मंथ तक का कंसिडरेशन लो तो एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट सप्लाई में है ओल्ड एज होम की सेवा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा अगर दी जाती है। तो देखो ये 15,000 रुपए ले रही है, बोलो ना, तो ये एग्जाम्प्ट है। तो कितने रुपए की सेवा है? अपन को चाहिए एग्जाम्प्ट सप्लाई की वैल्यू चाहिए, तो एग्जाम्प्ट है ये, तो इसकी वैल्यू क्या है? 15,000 रुपए लिए 20 लोगों से, अब लिखो वैल्यू 3 लाख, तो 3 लाख की ये सप्लाई एग्जाम्प्ट है। फिर देखो बेटा अगला क्या है, एक कम्युनिटी हॉल किराए पे दिया है। कम्युनिटी हॉल, मंदिर का कम्युनिटी हॉल, याद करो कम्युनिटी हॉल में अगर एक दिन का किराया 10,000 तक का तो एग्जाम्प्ट है। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून था। तो देखो इसने क्या करा, 15 अगस्त को ये हॉल किराए में दिया, आधा दिन 5,000 के किराए पे दिया, फिर आधा दिन किसी और को 6 पे दे दिया। अब बच्चा क्या कर सकता है कि साहब 5 और 6 10 से नीचे लिया हमने तो किराया। अरे एक जने से तो 10 से नीचे ले रहे हैं, आपने कहा था 10,000 तक का किराया तो एग्जाम्प्ट है, पर ऐसा नहीं है कि पर किराएदार, वहां पे था पर डे, लैंग्वेज ये है। तो एक दिन में तो 11,000 का भाड़ा आ गया, 11,000 का भाड़ा आ गया, तो टैक्सेबल है ये सप्लाई, तो ये सप्लाई टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट नहीं है, ध्यान रख लेना। और लास्ट, रूम किराए पे दिए, रूम 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 तो 1,000 रुपए पर मंथ तक एग्जाम्प्ट है। अरे रूम का 1,000 रुपए पर डे लिमिट। अरे मंदिरों के रूम 1,000 पर डे तक एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट है। ये कितना ले रहा है? 950, तो ये एग्जाम्प्ट है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 35। तो एग्जाम्प्ट सप्लाई की वैल्यू आ चुकी है बेटा, जल्दी से लिख देता हूं, 3,35,000। आइए वापस से उल्टा कर दिया इन्होंने। अब क्या पूछा? टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू निकालो अगस्त की। उल्टा कर दो ना, वो अगस्त में एक ही तो टैक्सेबल है, 11 वाली। अरे वो वाली है ना, एक दिन वाली, तो टैक्सेबल 11,000 है। ये तो तीसरा चौथा तो भाई भाई है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, खत्म, एमसीक्यू लास्ट ही है ये। तो पांचवा एमसीक्यू इन्होंने जो पूछा है वो क्या है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त महीने का आईटीसी निकालना। अब आईटीसी कैसे निकलता है? खरीदारी देखो अगस्त महीने की। यार अब आपका आईक्यू ना इस लेवल पे आ जाना चाहिए। आईटीसी निकालना है तो आपको अगस्त महीने की क्या डिटेल देखनी है, खरीदा क्या, और जीएसटी की रेट क्या है? 18 ले लेना उस आइटम की। चलिए खरीदा क्या, चलते हैं। ये देखो अगस्त महीने में ये खर्चा करा, खर्चा करा मतलब खरीदा होगा, तो देखते हैं क्या खरीदा। सबसे पहले सर्विस रिसीव्ड एंड यूज्ड फॉर सप्लाइंग टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, तो इसका तो क्रेडिट मिल जाएगा। अरे ब्लॉक क्रेडिट नहीं है तो हर चीज का क्रेडिट मिलता है, बिजनेस के लिए खरीदो तो 3.5 लाख का 18% क्रेडिट है, पूरा 3.5 लाख में कर देना। क्रेडिट तो 18 मिलेगा ना, 60, एक तो ये क्रेडिट मिल जाएगा। इसके बाद केटरिंग सर्विस तो ब्लॉक है बेटा,
केटरिंग सर्विस रिसीव फॉर द, वैसे भी ये तो एग्जाम सप्लाई है, इसमें तो जीएसटी नहीं लगेगा टेक्निकली, तो क्रेडिट किस बात का, अरे सोचो। इसके बाद है बसेस खरीदी, बसेस 25, मोटर व्हीकल, ब्लॉक तो नहीं है, बस तो अलाउड है। तो 10,50,000 की बस के ऊपर जो जीएसटी चुका है उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, पर बसें देखिए डिलीवर कब हो रही है, सितंबर 16 की कंडीशन पूरी नहीं हुई, रिसीट नहीं हुआ गुड्स, तो रिसीट नहीं हुआ तो इसका क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। तो आंसर ही आ गया फिर तो, क्या आंसर है इसका, भी नहीं मिलेगा, तो 63 आंसर। तो क्रेडिट लेजर में अगस्त महीने में जो क्रेडिट जमा होगा वो 63,000। इसका मतलब ये नहीं कि बस के ऊपर चुकाया गया जी, देखो केटरिंग के ऊपर तो टैक्स ही नहीं लगेगा तो क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। सोचो, बस का क्रेडिट मिलेगा पर सितंबर में मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन है और बना और बोले कि सितंबर में कितना क्रेडिट मिलेगा, तो बस का 10, 50 का 18 और मिल जाए। अरे डन है क्या? तो दैट्स इट, ये आपके आरटीपी के क्वेश्चन तो हो गए खत्म। तो वीडियो देखने के बाद एट द एंड सब लाइक कर देना, बिना देखे कर देना, तुम भी कर देना।